हेलो गाइस। सो वेलकम बैक। हम कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है और अब हम अपने प्रीवियस लेक्चर को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो मैं आपको पहले लिख देता हूँ यहाँ पे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि जो इंडिया की ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग जीडीएस मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग, ये अप्रॉक्सीमेटली 30.2% ऑफ जीडीपी है। ठीक है, जबकि इंडिया की जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है या जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है जीडीआई, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, ये अप्रॉक्सीमेटली 33% ऑफ जीडीपी है। ठीक है, जीडीएस का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग और जीडीआई का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है ये सेविंग से ज़्यादा है। अब यहाँ पर अब ये जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, ठीक है, बिकॉज़ अभी इसका यूज होगा। अब हम समझते हैं कि एक्चुअली दो तरह की इकोनॉमी होती हैं। ठीक है, दो तरह की इकोनॉमी होती हैं। एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी, दूसरा होता है ओपन इकोनॉमी। अगर मान लीजिए किसी देश की इकोनॉमी अगर क्लोज्ड इकोनॉमी है, इसका मतलब है कि वो देश दुनिया के किसी भी देश दुनिया के किसी भी देश के साथ कोई इकोनॉमिक रिलेशन नहीं रखता है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई कंट्री है या कोई इकोनॉमी है, कोई कंट्री ए या इकोनॉमी ए है, अगर ये क्लोज्ड इकोनॉमी है, यानी कि इस इकोनॉमी में जो जितना कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है वो इसी इकोनॉमी में कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ें जो यहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं वो इसी इकोनॉमी में कंज्यूम हो रही हैं। इस इकोनॉमी में ना तो कुछ इंपोर्ट हो रहा है, ना ही ये इकोनॉमी अपने से बाहर कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है। यानी इस इकोनॉमी की बाकी दुनिया से कोई रिलेशन नहीं है, ये अपने आप में एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी है। ऐसी क्लोज इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट होता है इन्वेस्टमेंट हाँ ओके, जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सेविंग्स के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो होगा वो उसके सेविंग के बराबर होगा। यानी कि इन्वेस्टमेंट कैन नॉट एक्सीड सेविंग। मतलब भाई अगर सेविंग है तभी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, और क्लोज इकोनॉमी है यानी बाहर से अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है तो इस देश की जो टोटल सेविंग है वही इसकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो सकती है। लेकिन आप ध्यान दें, इंडिया के केस में आप देखिए, इंडिया की जो ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है उसके सेविंग से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ऑब्वियसली ये इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रहा है, और इंडिया एक ओपन इकोनॉमी है, या हम कह सकते हैं कि इंडिया एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है। इंडिया का बाकी ग्लोबल मतलब बाकी दुनिया के साथ रिलेशन है। इंडिया बाकी दुनिया के इकोनॉमीज के साथ इंटीग्रेटेड है, लिंक्ड है, ग्लोबलाइज्ड है। तो हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, या किसी भी ओपन इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट होता है, सो हम इंडिया की बात करें या किसी भी ओपन इकोनॉमी की बात करें, ठीक है, दुनिया में आज हर इकोनॉमी ग्लोबलाइज्ड है। ठीक है, लेवल ऑफ उनका ग्लोबलाइज मतलब लेवल ऑफ लिंकेज विद अदर इकोनॉमीज कैन वेरी, ठीक है, पर हर इकोनॉमी दुनिया की आज एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही है, ठीक है, बाकी दुनिया से लिंक है। तो ओपन इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है वहाँ के डोमेस्टिक सेविंग्स प्लस नेट
फॉरेन कैपिटल इनफ्लो। ठीक है, यानी जो ओपन इकोनॉमी में टोटल इन्वेस्टमेंट होता है वो वहाँ की टोटल सेविंग प्लस जो नेट फॉरेन मतलब नेट फॉरेन कैपिटल इनफ्लो जो है इसके बराबर हो सकता है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, यानी जो वहाँ मैक्सिमम सेविंग हो रही है और जो बाकी दुनिया से वहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहा है वही मैक्सिमम। तो इंडिया के केस में अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है इसका मतलब है कि ये नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से ज़्यादा है, यानी हमारे देश में बाकी चाइना और अमेरिका यूरोप उन देशों से भी वहाँ के जो भी कह लीजिए कि जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, ओके, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं या जो भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनका इन्वेस्टमेंट इंडिया में है। ठीक है, अब नेट फॉरेन कैपिटल इनफ्लो का क्या मतलब है, ज़रा इस टर्म को समझते हैं। देखिए नेट फॉरेन कैपिटल इनफ्लो का क्या मतलब है। ठीक है, इस टर्म को यहाँ लाते हैं। नेट फॉरेन कैपिटल इनफ्लो का मतलब है कैपिटल इनफ्लो माइनस टोटल कैपिटल आउटफ्लो। ठीक है, मान लीजिए इंडिया के अंदर जो टोटल कैपिटल मतलब अमेरिका यूरोप चाइना या दुनिया के बाकी देशों से इंडिया में जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है मान लीजिए वो बी है। ठीक है, और इंडिया से जो बाहर इन्वेस्टमेंट जा रहा है वो सी है। ठीक है, तो जो नेट कैपिटल इनफ्लो होगा इंडिया में वो बी माइनस सी होगा और हम कह देते हैं मान लीजिए इसको डी। तो जो भी हमारा कैपिटल इनफ्लो है अगर हमारे कैपिटल आउटफ्लो से ज़्यादा है यानी कि बी माइनस सी एक पॉजिटिव टर्म होगा, वो नेट कैपिटल इनफ्लो होगा और हमारा इन्वेस्टमेंट फिर सेविंग प्लस नेट कैपिटल इनफ्लो के बराबर होगा। तो इंडिया के केस में नेट कैपिटल इनफ्लो पॉजिटिव है और इसी वजह से हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग से ज़्यादा है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट के टाइप्स। ओके, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो जो पहला टाइप होता है वो होता है फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट या फिजिकल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। ठीक है, फिजिकल कैपिटल क्या हो सकता है, लैंड हो सकता है, फैक्ट्री हो सकती है, मशीनरी हो सकता है, ठीक है, इक्विपमेंट्स हो सकते हैं। तो अगर हम इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। देखिए जब भी हम अगर मान लीजिए आप लैंड में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, आप लैंड परचेस करते हैं तो उस लैंड पे अगर आप फैक्ट्री सेटअप करते हैं तो वो प्रोडक्शन करेगा। अगर आप उस लैंड पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करेंगे तो वो इकोनॉमी में प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट करेगा। या आपने उस लैंड को किसी को और को रेंट आउट किया है और वो उस पे एग्रीकल्चर कर रहा है तो प्रोडक्शन, या अगर कोई फैक्ट्री है तो प्रोडक्शन। यानी लैंड भी इकोनॉमी के लिए एक यूजफुल इन्वेस्टमेंट होता है। तो फैक्ट्री हो, लैंड हो, मशीन्स, इक्विपमेंट, ठीक है, तो इन चीज़ों में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है दीज टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स लीड टू प्रोडक्शन। ठीक है, इनकी वजह से इंक्रीज इन प्रोडक्शन होता है और अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है, जीडीपी बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम बढ़ेगा। ठीक है, नेशनल इनकम बढ़ेगा तो फाइनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो अगर फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो ये इकोनॉमी के लिए यूजफुल है।
लेकिन देखिए दूसरे तरह का इन्वेस्टमेंट क्या होता है, दूसरे तरह का इन्वेस्टमेंट होता है इन्वेस्टमेंट इन वैल्यूएबल्स। यानी अगर कोई वैल्यूएबल से इन्वेस्ट करता है, वैल्यूएबल से मेरा मतलब है गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, या कोई ज्वेलरी या कोई और, ठीक है, प्रीसियस मेटल एक्सेट्रा। तो अगर कोई इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करता है तो उस इंडिविजुअल के लिए ये प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन इकोनॉमी के लिए ये पुअर इन्वेस्टमेंट होता है, बिकॉज इन इन्वेस्टमेंट से इकोनॉमी में कोई प्रोडक्शन नहीं होता है। तो इन इन्वेस्टमेंट पे उस व्यक्ति को क्या फ़ायदा होता है, उसको कैपिटल गेन होता है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट लीड टू कैपिटल गेन विच कैन बी बेनिफिशियल फॉर द इंडिविजुअल और द होल्डर ऑफ दीज एंटिटीज़। पर इकोनॉमी के लिए ये पुअर इन्वेस्टमेंट होती है, बिकॉज इनसे ना कोई प्रोडक्शन होता है, तो ना कोई इकोनॉमिक ग्रोथ, ना कोई इनकम, ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तीसरे तरह की इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, ठीक है, स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल या इन्वेंट्रीज, ठीक है। अगर हम फैक्ट्री के रॉ मटेरियल्स के स्टॉक में या इन्वेंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं तो ये भी यूजफुल इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज दिस ऑल्सो लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन विच विल in turn lead to increase in GDP, which will in turn lead to economic growth, which will lead to increase in income and subsequently lead to economic development, ठीक है। तो यानी कि अच्छा, जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, देखिए वो इकॉनमी के लिए यूजफुल होता है। जैसे मान लिया अगर कोई कंपनी अपनी आईपीओ लॉन्च करती है, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, अगर कोई व्यक्ति आईपीओ परचेस करता है, यानी कि जो भी लोग आईपीओ परचेस करते हैं उतना सारा पैसा कंपनी के पास जाता है, वो इन्वेस्टमेंट होता है। तो जो आईपीओ से पैसा कंपनी गेन करती है वो तो इन्वेस्टमेंट है, दैट लीड टू प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन जो एक बार आईपीओज लॉन्च हो गए, फिर उसके बाद जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स है, उससे कंपनी के इन्वेस्टमेंट में कोई फ़र्क नहीं, मतलब उससे कंपनी का इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ता है, ठीक है। इट इज़ जस्ट द मार्केट ट्रांजेक्शन, ठीक है, कि कंपनी की जो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो उसके शेयर प्राइस पे डिपेंड करता है, और शेयर प्राइस डिपेंड करता है शेयर्स के डिमांड पे। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में, जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, जब उसे हम परचेस करते हैं तो वो जो सारा अमाउंट जाता है दैट लीड टू इन्वेस्टमेंट। आफ्टर दैट इट इज जस्ट द कैपिटल गेन, इट इज जस्ट द गेन ऑन द शेयर प्राइस, ओके। और अगर आप शेयर्स होल्ड करते हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि आप उतनी इक्विटी रखते हैं तो आपको डिविडेंड मिलेगा, ओके, आपके इक्विटी के करस्पॉन्डिंग। लेकिन जब आप वो इक्विटी किसी और को ट्रांसफ़र कर देंगे, किसी और को बेच देंगे, तो वो ओनरशिप किसी और के पास चला जाएगा। तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट आईपीओ परचेज करने से होता है, लेटर ऑन इट इज जस्ट पब्लिक बाइंग एंड सेलिंग। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखिए इंडिया में जो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग है वो वर्ल्ड एवरेज सेविंग से ज़्यादा है। तो सवाल फिर ये आता है, वाई इंडिया हैज सच हाई सेविंग डिस्पाइट ऑफ लो इनकम कंट्री। मैंने आपको कंट्रीज़ के क्लासिफिकेशन के वक्त बताया था कि इंडिया एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम इन टर्म्स ऑफ मार्केट एक्सचेंज रेट $2,300 है। इन टर्म्स ऑफ पीपीपी इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली $7,500 और इंडियन रुपये में 1,72,000 है, ठीक है। तो अगर इंडिया की पर कैपिटा इनकम यानी
पर अगर इंडिया के पर कैपिटा इनकम मात्र 1,72,000 रुपये है तो इतनी हाई सेविंग कैसे हो सकती है? सो नाउ वी विल सी रीजन्स. नाउ वी विल सी रीजन्स फॉर हाई सेविंग. रीजन्स फॉर हाई savings in India despite of low income. ठीक है. तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी. ठीक है. पहला रीज़न जो है वो है लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी. ठीक है. सोशल सिक्योरिटी से मतलब क्या है कि इंडिया में ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, या फिर मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है, फ्री एजुकेशन, ठीक है, तो जो भी गवर्नमेंट फ्री में बेनिफिट्स देती हैं, ठीक है, ड्यूरिंग योर ओल्ड एज, मेडिकल इंश्योरेंसेस लाइक फ्री एजुकेशन एंड ऑल सॉर्ट ऑफ जो सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं. बिकॉज इंडिया एक लो इनकम कंट्री, तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम है, तो गवर्नमेंट की सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर भी कम होते, इसलिए हम अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से ही ये चीज़ें दे सकते हैं. इसी वजह से इंडिया अगर अभी तो 5-10 सालों में, 10-15 सालों में ये काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, पर अगर आप 2000 से पहले जाएं तो इंडिया में सोशल सिक्योरिटी बिल्कुल बहुत ही पुअर कंडीशन में था. इट इज़ लाइक नेग्लिजिबल. ओके. तो अगर लोगों को अपने बुढ़ापे में, ठीक है, अपने ओल्ड एज में फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल रहा है, उनको डिसेबिलिटी अलाउंस या पेंशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, अगर उनको मेडिकल इंश्योरेंस या मेडिकल बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए इन सिचुएशंस में उनकी सेविंग ही तो काम आएगी. तो लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया लेड टू हायर सेविंग. ओके, दिस इज द फर्स्ट रीजन. now we will see the second reason. Okay, this is something very interesting. Okay, second reason is high interest rate. High interest rates on deposits in banks. ठीक है. चूँकि इंडिया में इन्फ्लेशन हमेशा बहुत हाई रहा है, इसलिए बैंक्स में जो भी हम सेविंग अकाउंट डिपॉजिट हो या एफडी हो, उस पर हाई इंटरेस्ट मिलता था. सो दिस वाज आल्सो अ मेन रीजन फॉर हायर सेविंग. ओके, क्योंकि अगर लोगों को हायर इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसके लिए लोग अपने पैसे को बैंक में जमा करते थे. फॉर दैट पीपल सेव मनी. ठीक है. तीसरा रीज़न है टैक्स रिबेट्स. ठीक है. अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो एमएसएमईज़ को, मीडियम स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस, इनको बहुत सपोर्ट करती है. तो एमएसएमईज़ को हमेशा टैक्स कंसेशन या टैक्स रिबेट्स मिला. ठीक है. या वो सारी इंडस्ट्रीज़ जो इकॉनमी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो उनको टैक्स रिबेट्स देना, ठीक है, या किसी कंपनी को उसके इनिशियल ईयर्स में टैक्स रिबेट्स देना, टैक्स कंसेशन. तो इन वजहों से भी सेविंग्स इंडिया में ज़्यादा रही है. ठीक है. तो जब भी गवर्नमेंट टैक्स कंसेशंस करती है, टैक्स रिबेट्स देती है, या आप यह कह लीजिए अगर गवर्नमेंट कॉरपोरेट इनकम टैक्स को बहुत कम कर दे तो ऑब्वियसली सेविंग्स बढ़ जाएगा. पब्लिक सेविंग्स विल इंक्रीज. ओके. नाउ फोर्थ रीजन फॉर हाई सेविंग डिस्पाइट ऑफ लो इनकम. नाउ द फोर्थ रीजन इज स्टेबल
फाइनेंशियल सिस्टम, स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। यानी अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है या जो बैंकिंग सेक्टर है ये बहुत रोबस्ट है, ठीक है। इंडिया में कोई भी बैंक फेल नहीं हुआ, ठीक है। तो लोगों का यहाँ के बैंकों पे बहुत भरोसा है, इसलिए लोग अपना पैसा सेव करते हैं और बैंक में जमा करते हैं, ठीक है। अगर लोगों को बैंक्स पे भरोसा नहीं होता या हमारे देश के फाइनेंशियल सिस्टम पे भरोसा नहीं होता तो लोग अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट कर देते हैं वैल्यूएबल्स में, लाइक गोल्ड, सिल्वर, इन चीज़ों में, ठीक है। लेकिन अगर लोग बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं इसका एक ही मतलब है कि दे बिलीव ऑन द फाइनेंशियल सिस्टम। एंड वाई दे बिलीव? बिकॉज द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया इज रोबस्ट, ओके। Now the fourth factor is cultural, okay, the fifth one, okay, right? The fifth one is cultural factor or inequality in the income of people. So let's see. Fifth reason is cultural factor and high inequality in income, ठीक है। तो देखिए इंडिया फ्रॉम वेरी पास्ट बहुत ही पुअर कंट्री रहा है, तो जब भी कोई देश गरीब होता है तो वहाँ पर लोगों की लाइफ डिफ़िकल्ट होती है, तो वहाँ के कल्चर में सेविंग एक इनहेरेंट प्लेस बना लेता है, क्योंकि जब भी लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से सफ़र करते हैं तो उनको सेविंग की वैल्यू समझ में आती है। और साथ ही साथ हाई इनइक्वालिटी इन इनकम का मतलब है कि हमारे देश में कुछ लोगों की इनकम बहुत कम है, कुछ लोगों की इनकम काफ़ी ज़्यादा है। तो जिनकी इनकम ज़्यादा है ऑब्वियसली दे कैन सेव मोर, ठीक है। जिनकी इनकम कम है दे ऑल्सो गेट ए टेंडेंसी टू सेव मोर, ठीक है। तो चूँकि इंडिया में पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा रहा है, इस वजह से लोग हमेशा सेविंग के प्रति ज़्यादा कॉन्शियस रहे हैं, ठीक है। तो जो लो इनकम ब्रैकेट में लोग हैं दे कैन हार्डली सेव बट स्टिल दे ट्राई देयर बेस्ट टू सेव, एंड जिनकी इनकम अच्छी है दे डेफिनेटली सेव। तो जो हमारी पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है ये भी सेविंग्स को मतलब साइकोलॉजिकली पुश करती है, ओके। तो ये सारे कारण हैं। मेन जो रीज़न है हाई सेविंग डिस्पाइट ऑफ लो इनकम वो है हाई इंटरेस्ट, ओके, हाई इंटरेस्ट रेट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा टैक्स रिबेट्स है, ठीक है। तीसरा स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम, चौथा लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, और बाकी हम एक पुअर कंट्री रहे हैं और हमारे यहाँ अनइक्वालिटी ज़्यादा रही है, तो ये भी एक फैक्टर हो गया। सेविंग्स को ज़्यादा सेविंग्स को ज़्यादा पुश मिली इस वजह से भी, राइट, ओके। अब हम देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट या फैक्टर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब अब हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट किन चीज़ों पे निर्भर करता है, ठीक है। तो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, या कौन सी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टमेंट को डिटरमाइन करती हैं, ठीक है। क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। सो वी विल सी फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जो पहला डिटर्मिनेंट है वो है इंटरेस्ट रेट, ठीक है। यानी कि इंटरेस्ट रेट को मैं IR से लिख दे रहा हूँ। IR स्टैंड फॉर इंटरेस्ट रेट। देखिए मैं आपको बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूँ, अगर बैंक
अगर बैंक अपने लोन्स पे इंटरेस्ट रेट को कम रखती हैं, ठीक है, अगर बैंक्स अपने लोन्स पे लो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे तो जो बारोवर्स हैं या जो फर्म्स हैं उनकी बोरो करने की जो विलिंगनेस है वो बढ़ जाएगी, तो वो ज़्यादा पैसे बोरो करेंगे तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। सो लो इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स लीड टू हायर इन्वेस्टमेंट। अब मैं आगे आपको मॉनेटरी पॉलिसी में बताऊंगा डिटेल में कि बैंक इंटरेस्ट रेट को, बैंक के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं इनको लार्जली आरबीआई कंट्रोल करती है थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओके। बट आप ये समझ लीजिए कि अगर आरबीआई उन इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यू कम रखती है तो बैंक भी इंटरेस्ट रेट को कम रखेंगे, तो फिर बारोइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी जिससे कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, EODB, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर किसी देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा है, किसी देश या इकॉनमी में, तो वहाँ, अब मैं इन्वेस्टमेंट को सिर्फ आई से लिख रहा हूँ, वहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। क्यों? देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस डिपेंड करता है कि उस देश में इन्वायरमेंटल लॉज कैसे हैं। अगर किसी देश में इन्वायरमेंटल लॉज लिबरल हैं तो वहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा होगा। अगर किसी देश में लेबर लॉज फ्लेक्सिबल्स हैं, लिबरल हैं, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा होगा। अगर किसी देश में चीप और स्किल्ड लेबर हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा होगा। और अगर किसी देश में स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है, तो वहाँ भी लिबरल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लिबरल सिविल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ता है, ठीक है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, और अगर ये चीज़ें हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तीसरा फैक्टर तीसरे फैक्टर की बात कर लेते हैं। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है डिमांड, ओके। डिमांड द एग्रीगेट डिमांड ऑफ दैट इकोनॉमी, या डिमांड फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए, अगर किसी भी इकोनॉमी में अगर कंजम्पशन ज़्यादा होगा, अगर किसी देश में पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोगों के पास इनकम ठीक है, और तो वो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट करेंगे, और जितना ज़्यादा डिमांड होगा उतना ज़्यादा प्राइस होगा, ठीक है। और अगर प्राइस है तो प्रोडक्शन, यानी जितना ज़्यादा डिमांड होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन के लिए उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। तो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए अगर हाई डिमांड है तो उसकी प्रोडक्शन होगी, उसके लिए इन्वेस्टमेंट होगा। ओवरऑल अगर वो इकोनॉमी में हाई कंजम्पशन है तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट हाई होगा, ठीक है। नाउ द फोर्थ रीजन इज प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्टेशंस। प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। अगर किसी देश में, जाहिर सी बात है, अगर किसी देश में कंज्यूमर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है और उनकी जो इनकम है वो अच्छी है या ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि वो एक हाई कंजम्पशन इकोनॉमी होगी। तो वहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी, वहाँ डिमांड ज़्यादा होगा तो प्राइसेस अच्छी रहेंगी, हाई प्राइसेस, तो वहाँ प्रॉफिट अर्न करने की एक्सपेक्टेशन है। या मान लीजिए कोई ऐसी कंट्री जहाँ पे किसी पर्टिकुलर सेक्टर में किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट की डेफिशिएंसी है, और अगर किसी कंपनी को पता है कि अगर हम इस सेक्टर में घुस के इस डेफिशिएंसी को पूरा करें तो वी हैव हाई प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्टेशन, तो इन दैट केस इन्वेस्टमेंट विल बी हाई, ठीक है। फाइनली, तो
इन्वेस्टमेंट लार्जली किन पे डिपेंड करता है? लार्जली देखिए इंटरेस्ट रेट पे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डिमांड और प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्टेशन। पांचवा रीज़न अगर हम देख लें तो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है। गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइक उस देश में टैक्स रेट्स कैसे हैं, ठीक है, टैक्स रेट्स क्या है। टैक्स रेट मतलब कॉरपोरेट इनकम टैक्स, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स, आईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स और सीआईटी मतलब कॉरपोरेट इनकम टैक्स, सब्सिडी, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी देश में गवर्नमेंट टैक्स रिबेट्स देती है या कॉरपोरेट इनकम टैक्स बहुत कम है या इनडायरेक्ट टैक्स कम है, तो जाहिर सी बात अगर कॉरपोरेट इनकम टैक्स कम होगा तो वहाँ पर जो ओनर्स हैं उनके लिए प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर इनडायरेक्ट टैक्स सरकार कम रखती है तो प्रोडक्ट के प्राइसेस कम होंगे तो उनका डिमांड ज़्यादा होगा, यानी प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्टेशन है। मोर डिमांड मोर प्रोडक्शन मीन्स मोर प्रॉफिट। अगर सरकार किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे सब्सिडी देती है तो उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जितना ज़्यादा सब्सिडी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन उतना इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें होती हैं तो ये चीज़ों से भी हाई इन्वेस्टमेंट होता है। इफ़ दीज थिंग्स आर लो एंड इफ़ सब्सिडी इज़ मोर देन इन्वेस्टमेंट इज़ मोर। अब छठा फैक्टर क्या है? छठा फैक्टर को हम कोमुलेटिव ले लेते हैं एक साथ। किसी भी देश में अगर स्किल्ड और चीप लेबर हैं, कि अगर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, अगर वहाँ मिनरल रिसोर्स हैं, लो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, अच्छा मार्केट है, तो ये सारे फैक्टर्स लीड टू हायर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मैं उनको लिख नहीं रहा हूँ, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। किसी देश में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है, इफ़ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क अच्छा है, उनकी सप्लाई चेन नेटवर्क अच्छी है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है, मिनरल रिसोर्स हैं, लो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, अगर बड़ी मार्केट है, ठीक है, स्किल चीप लेबर्स हैं, ऑल दिस थिंग्स विल लीड टू हायर इन्वेस्टमेंट इन दैट रीजन और कंट्री। तो लार्जली ये वो फैक्टर्स हैं जिन पे इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है। तो जिन देशों में अगर किसी भी देश को अपनी यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, लेकिन जब भी सरकारें ये चीज़ें करती हैं, देखिए जब भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से टैक्स कंसेशन सब्सिडी देती है तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू गिर जाती है, ठीक है। अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देती हैं और इन्वेस्टमेंट से फैक्ट्रीज बनेंगी तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, अब हम देख लेते हैं कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट बाय इकोनॉमिस्ट रोड्रिक। Okay, so Roderick. So correlation between economic growth and investment by economist Roderick. तो रॉड्रिक का कहना था कि किसी भी देश में अगर बहुत हाई सेविंग्स हैं तो इस हाई सेविंग की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज अगर लोग अपने घरों में पैसे को रखेंगे, ठीक है, अगर लोग अपने पैसे को बैंक्स में नहीं जमा करेंगे, अपने घरों में रखेंगे या गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करेंगे, तो वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती। जब तक फैक्ट्री नहीं लगेगा, तब तक प्रोडक्शन नहीं होगा, तो ग्रोथ की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होगा, ठीक है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होता है जब इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। सो इफ़ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीजेज, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा इन्वेस्टमेंट की वजह से होता है।
तो what correlation he has given? He has given a correlation that, okay, assume it as a straight line. अगर हम y एक्सिस पे इकोनॉमिक ग्रोथ को ले लें और x एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट को ले लें, तो रोड्री का कहना था कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट में जो कोरिलेशन आती है वो कुछ इस तरह की आती है। मीन्स जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है वैसे वैसे इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ती है। अब देखिए यहाँ पर ये काम कैसे करता है, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इसका मतलब है नई फैक्ट्री, नई मशीन्स, इक्विपमेंट, ये सब लग रहा है। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने से हमेशा प्रोडक्शन बढ़ता है। प्रोडक्शन जब भी बढ़ेगा तो प्रोडक्शन का मेजरमेंट ही तो जीडीपी कहलाता है। मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्शन इज जीडीपी। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो जीडीपी बढ़ेगा, और अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इंक्रीज इन जीडीपी, द परसेंटेज इंक्रीज इन जीडीपी इज नथिंग बट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, ठीक है। और अगर किसी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो उस देश में नेशनल इनकम उस देश की नेशनल इनकम बढ़ेगी। अगर उस देश में नेशनल इनकम बढ़ता है तो उस देश में सेविंग्स बढ़ेगा। अगर लोगों की इनकम बढ़ती है तो लोगों के पास सेविंग्स भी बढ़ेगा, और अगर लोगों के पास सेविंग्स बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ठीक है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से तो ये इस तरह से चलता है। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन का मेजरमेंट जीडीपी, तो वो बढ़ेगा। जीडीपी बढ़ना ही इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ होने से जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, प्रोडक्शन होगा, तो लोगों की इनकम या नेशनल इनकम बढ़ेगा। नेशनल इनकम या बढ़ेगा तो लोगों की पर कैपिटा इनकम या लोगों की इनकम बढ़ेगी। अगर लोगों की इनकम बढ़ती है तो सेविंग बढ़ेगा, और अगर सेविंग्स हैं तो ये सारा सेविंग्स बैंक्स में जाएंगी, बैंक्स में डिपॉजिट्स बढ़ेगा, तो फर्दर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट के बीच ये रिलेशन होता है। सो इन्वेस्टमेंट ऑलवेज लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन यहाँ पर भी एक पॉइंट नोट करने की बात है। देखिए, हाई सेविंग इज़ गुड फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज़ but not good for developed economies. Okay, high savings are good for developing economies. Okay, but high saving, HS मतलब high saving is not good for developed economies. ओके, देखते हैं क्यों। HS मीन्स हाई सेविंग, ठीक है। अब देखिए, अब आप इस बात को समझिएगा। देखिए, दुनिया में जो भी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ होती हैं, ठीक है, डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में जो एग्रीगेट डिमांड होता है ना, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड वो एग्रीगेट सप्लाई से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में हमेशा सप्लाई साइड कंस्ट्रेन होता है, ठीक है। बिकॉज सप्लाई साइड कंस्ट्रेन क्यों? क्योंकि स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल होती है। स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल का मतलब कि इन देशों में पैसा कम होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री और प्रोडक्शन नहीं होता है। यानी बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल, और वाई स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल? बिकॉज डेवलपिंग इकोनॉमीज़ आर यूजुअली लो इनकम कंट्रीज़। तो जो देश की इनकम कम है वहाँ सेविंग कम होगा तो स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल होगा, तो उस देश में जो सप्लाई है वो कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा। तो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से काफ़ी कम होता है, ठीक है। यानी याद रखिए कि डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में सप्लाई साइड कंस्ट्रेन होता है। अब इसके क्या रिपरकशंस होंगे? अब देखिए, अगर डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में
सॉरी सेविंग्स, अगर सेविंग्स हाई हैं तो ये सेविंग्स बैंक्स में जाएंगे, बैंक्स लोन्स देंगे, ठीक है, तो उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ठीक है। यानी हायर सेविंग्स लीड टू हायर बैंक डिपॉजिट्स, लीड टू हायर इन्वेस्टमेंट, लीड टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन जब भी लोग सेविंग्स ज़्यादा करेंगे तो उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम होगा। सेविंग बढ़ेगा तभी जब आप कम एक्सपेंड करेंगे, और अगर आप कम कंजम्पशन करेंगे, एक्सपेंडिचर कम करेंगे, इसका मतलब है कि अगर आप हाई सेविंग कर रहे हैं तो आपका एग्रीगेट डिमांड कम होगा। एग्रीगेट डिमांड कम होने से अगर डिमांड गिरेगा तो प्राइसेस गिरनी चाहिए। प्राइस जब भी गिरेगा तो जो प्रोडक्शन है, प्राइस कम होने से, ठीक है, प्राइस कम होने से क्वांटिटी मतलब प्राइस कम होने पे जो सप्लायर है वो कम क्वांटिटी सप्लाई करना चाहेगा, उससे प्रोडक्शन कम होगी। प्रोडक्शन कम होने से इकोनॉमिक ग्रोथ गिरनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ डेवलपिंग इकॉनमी में हो नहीं पाती है, बिकॉज देखिए डेवलपिंग इकॉनमीज़ में हायर सेविंग की वजह से एग्रीगेट डिमांड कम तो होता है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड ऑलरेडी इतना ज़्यादा है कि जो एग्रीगेट डिमांड में गिरावट होती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज सप्लाई इस गिरे हुए डिमांड के तुलना में भी स्टिल अगर एग्रीगेट डिमांड गिर भी गया है बिकॉज ऑफ हाई सेविंग, इट इज़ स्टिल मच लार्जर देन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो डेवलपिंग इकॉनमी में एग्रीगेट डिमांड इतना ज़्यादा होता है कि हाई सेविंग की वजह से अगर वहाँ कम कंजम्पशन होगा, डिमांड कम होगा, तो ये कम डिमांड भी एग्रीगेट सप्लाई से इतना ज़्यादा होता है कि इसकी वजह से प्राइसेस कम नहीं होती हैं। अगर प्राइसेस कम नहीं होंगे तो क्वांटिटी सप्लाई कम नहीं होगा, तो प्रोडक्शन नहीं गिरेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं गिरेगा। यानी डेवलपिंग इकॉनमी में हमेशा ये रूल फॉलो होता है, ठीक है, हाई सेविंग, हाई इन्वेस्टमेंट, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखते हैं एग्जांपल डेवलप्ड कंट्रीज़ का। डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखिए क्या सीन है। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखिए क्या सीन है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि जो एग्रीगेट डिमांड होता है ना, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से स्लाइटली कम होता है, ठीक है। आप बॉक्स पे मत देखिए, एग्रीगेट डिमांड जो होता है यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज मच लार्जर जाएंगे, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज स्लाइटली लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। तो अब होगा क्या कि अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, अगर किसी डेवलप्ड कंट्रीज़ में सेविंग्स बढ़ जाएंगे तो सेविंग बढ़ने से क्या होगा, सेविंग बढ़ने से ऑब्वियसली सेविंग तभी बढ़ेगा जब लोग अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम करेंगे। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम करने का मतलब है एग्रीगेट डिमांड कम होना। ऑलरेडी एग्रीगेट डिमांड कम है, अगर ये एग्रीगेट डिमांड ऑलरेडी जो सप्लाई से कम था अगर ये फर्दर रिड्यूस हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या है कि अब सप्लाई ज़्यादा हो गया, डिमांड कम, तो प्राइसेस विल फॉल, प्राइसेस विल डेफिनेटली फॉल। देन when price will fall then quantity supplied will reduce whenever, ठीक है, whenever saving will be more it means that consumption expenditure और aggregate demand will be less। aggregate demand अगर कम है, अगर डिमांड गिरेगा तो प्राइस गिरेगी, प्राइस गिरने से क्वांटिटी सप्लाइड ऑब्वियसली गिरेगी बिकॉज प्रोड्यूसर का प्रॉफिट गिर जाएगा। अगर क्यूएस गिरेगा, ठीक है, अगर डिमांड कम है तो सप्लाई कम है, सप्लाई कम है तो प्रोडक्शन गिरेगा, ओके। और अगर प्रोडक्शन गिर जाएगा तो मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्शन जीडीपी है, तो उस देश की जीडीपी गिर जाएगी, और अगर जीडीपी गिर गई
तो इकोनॉमिक ग्रोथ गिर जाएगा। इसका मतलब है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में जब भी डेवलप्ड कंट्रीज़ में, डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में जब भी लोग सेविंग्स बढ़ाते हैं तो वहाँ रिसेशन आ जाता है। ठीक है, तो डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन डेवलपिंग इकोनॉमीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ में सेविंग इज़ गुड बिकॉज सेविंग ऑलवेज लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड में जो फॉल हुआ है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज फॉल इन डिमांड भी स्टिल सप्लाई से ज़्यादा होता है, इसलिए प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सारा चैन वैसे भी फेल हो जाता है। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ में एग्रीगेट सप्लाई जो होता है वो स्लाइटली या इक्वलेंट मान लीजिए स्लाइटली मोर देन डिमांड होता है। तो ये बहुत वल्नरेबल होते हैं रिसेशन के लिए। इनके यहाँ अगर थोड़ा भी डिमांड, एग्रीगेट डिमांड गिर गया ना, कुछ दिनों के मान लीजिए 1 मंथ 2 मंथ 1 क्वार्टर के लिए भी गिर गया, तो फिर इनकी इकोनॉमी तुरंत गिर जाती है और दे बिकम प्रोन टू रिसेशन। तो अगर यहाँ सेविंग्स बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर लोग कम करेंगे, यानी डिमांड गिरेगा तो प्राइस गिरेगी, क्यूएस गिरेगा, प्रोडक्शन गिरेगा, जीडीपी गिरेगी और फिर रिसेशन आ जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था कि सेविंग इज बैड फॉर इसीलिए मैंने बोला था हाई सेविंग तो छोड़िए, फॉरगेट अबाउट हाई सेविंग। हाई सेविंग तो छोड़िए, इवन सेविंग इज बैड फॉर डेवलप्ड इकोनॉमीज़। तो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ का प्रोग्रेस इस बात पे डिपेंड करता है कि मोर एंड मोर कंजम्पशन। ठीक है, वो जितना कंज्यूम करेंगे, जितना डिमांड क्रिएट करेंगे तभी उनकी इकोनॉमी सस्टेन करेगी, या फिर उनकी इकोनॉमी तब सस्टेन करेगी जब वो अपने प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करें बाकी दुनिया के कंट्रीज़ को। ठीक है, तो इनकी इकोनॉमी बेसिकली अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन और एक्सपोर्ट पे डिपेंड करती है। ठीक है, इसलिए हाई सेविंग या सेविंग इज़ बैड फॉर डेवलप्ड इकोनॉमी बट हाई सेविंग और सेविंग इज़ गुड फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज़। इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट के बीच जो कोरिलेशन है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। और हमने ये भी देखा कि इन्वेस्टमेंट के क्या कारण या डिटर्मिनेंट्स होते हैं। ठीक है, हमने उनको काफ़ी डिटेल में देखा। फिर हमने देखा कि इंडिया एक लो इनकम कंट्री, फिर भी यहाँ बहुत हाई सेविंग है, एटलीस्ट वर्ल्ड एवरेज सेविंग से ज़्यादा है। उसके भी हमने रीजंस देखे। फिर हमने टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट देखा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के लिए अच्छा है और कौन सा इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। साथ ही साथ हमने क्लोज और ओपन इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट मॉडल देखा। और हमने ये भी देखा कि अगर इंडिया के ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज़्यादा है तो बिकॉज ऑफ नेट फॉरेन कैपिटल इनफ्लो की वजह से है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉवर्टी देखेंगे और डेप्रिविएशंस रिलेटेड इंडिकेटर्स। सो फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।